भीष्म साहनी का एक बहुत ही मशहूर नॉवल है तमस। ये कहानी हमें ले चलती है पार्टीशन से ठीक पहले के एक ऐसे शहर में जो समझ लीजिए एक बारूद के ढेर पर ही बैठा था। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चीर-फाड़ है जो ये दिखाती है कि आखिर नफरत पैदा कैसी की जाती है और कैसे एक हंसते खेलते जीते जागते समाज को अंदर से ही खोखला कर दिया जाता है। कहते हैं ना, जो लोग इतिहास भूल जाते हैं वे उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये बात तमस का आप कह सकते हैं निचोड़ है। ये नॉवल सिर्फ गुजरे जमाने का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि आज के लिए भी एक आईने जैसा है। तो चलिए आज इसी नॉवल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नफरत को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कैसे एक पूरे के पूरे शहर को अंधेरे में यानी कि तमस में डुबो दिया जाता है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, हर बड़ी आग की शुरुआत ना एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। और तमस में भी पूरे शहर को जलाकर राख कर देने वाली जो आग थी वो एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक बहुत सोची समझी साजिश से भड़की थी। कहानी का एक अहम किरदार है नथु। अब नथु कोई विलेन नहीं है, कोई बुरा आदमी नहीं है, वो तो बस एक आम सा गरीब इंसान है जो बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। और जानते हैं, यही गरीबी, यही लाचारी उसे इस पूरी साजिश का सबसे आसान निशाना, सबसे आसान मोहरा बना देती है। तभी उसकी जिंदगी में आता है मुराद अली नाम का एक आदमी, और वो नत्थू के सामने एक काम रखता है, बदले में 5 रुपए। आप सोचिए, उस जमाने में 5 रुपए नत्थू जैसे गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी रकम रही होगी। नत्थू को भी यही लगता है कि भाई एक सीधा साधा सा काम है, एक मामूली सा सौदा है, कर लेते हैं। और काम क्या था? एक सूअर को मारना। लेकिन देखिए, ये बात उसे बताई कैसे जाती है। नत्थू को यह यकीन दिलाया जाता है कि ये काम एक अंग्रेज वेटनरी अफसर के लिए करना है। मतलब इसे एक तरह से सरकारी काम का चोला पहना दिया गया। नत्थू थोड़ा हिचकिचाता भी है, लेकिन एक तरफ पैसों की सख्त जरूरत और दूसरी तरफ साहब का हुक्म, वो मान जाता है। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका ये एक छोटा सा काम आगे चलकर कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। और फिर अगली सुबह होती है, और उस सुबह शहर की हवा में मानो जहर घुल जाता है। वही मरा हुआ सूअर मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा मिलता है। जाहिर है ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी, एक कैलकुलेटेड मूव। वो चिंगारी जिससे पूरे शहर को आग लगानी थी, अब वो सुलगा दी गई थी। मगर देखिए, सिर्फ एक चिंगारी से आग नहीं फैलती, उसे भड़काने के लिए हवा की जरूरत होती है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस एक भड़काऊ हरकत को पूरे शहर में फैलने वाली नफरत की आंधी में बदल दिया गया। तो यहां पर ना दंगा भड़काने का एक पूरा फॉर्मूला हमारे सामने आता है। स्टेप 1, उकसावा, प्रोवोकेशन, जो सुअर वाली घटना से हो चुका। इसके बाद आता है स्टेप 2, अफवाहें, जो जहर की तरह कानों कान फैलती हैं और लोगों में डर और शक का माहौल बना देती हैं। फिर आता है स्टेप 3, एडमिनिस्ट्रेशन का ढीला रवैया, जानबूझकर दिखाई गई सुस्ती जो आग बुझाने के बजाय उसे और हवा देती है। और इन सब का नतीजा स्टेप 4, सड़कों पर खून खराबा, हिंसा। और इस पूरे वक्त में ना शहर में 2 अलग अलग दुनियाएं चल रही थी। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड का एसी वाला ठंडा दफ्तर था, जहां दंगा बस फाइलों, रिपोर्टों और पॉलिटिकल दांव-पेंच का एक खेल था। और दूसरी तरफ शहर की वो दहकती हुई गलियां थी, जहां डर और मौत का साया हर पल बढ़ता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन की ये बेरुखी और जमीन की हकीकत, इन दोनों के बीच की जो खाई थी ना, वही इस पूरी तबाही को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। और फिर वो डर, वो शक अब हिंसा में बदल जाता है। सड़कों पर जो मजहबी नारे कभी लोगों की आस्था का प्रतीक हुआ करते थे, अब वो जंग के ऐलान बन जाते हैं। भीड़ अब इंसानों की भीड़ नहीं रहती, वो बस हिंदू और मुसलमान में बढ़ जाती है। एक ऐसी भीड़ जो एक दूसरे के खून की प्यासी है। जब नफरत की ऐसी आंधी चलती है ना, तो सबसे बड़ा इम्तिहान इंसानियत का होता है। तो चलिए अब इस हिंसा और मारकाट की तस्वीर से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और कैसे कुछ लोगों ने इस घने अंधेरे में भी इंसानियत को जिंदा रखने की हिम्मत दिखाई। चलिए इस हिंसा को हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतो की आंखों से देखते हैं। पहला दिन, दंगे की पहली चीखें सुनते हैं और अपने घर में छिप जाते हैं। उनके लिए ये बस दूर का कोई शोर है। दूसरा दिन, वो आग उनके दरवाजे तक आ पहुंचती है। उनकी दुकान लूटकर जला दी जाती है और उन्हें रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भागना पड़ता है। तीसरा दिन, जब उनका सब कुछ लूट चुका है, तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण एक मुस्लिम परिवार के रूप में सामने आती है, जो अपनी जान पर खेलकर उन्हें पनाह देती है।
ये छोटा सा सफ़र दिखाता है कि नफ़रत सब कुछ छीन सकती है, लेकिन इंसानियत फिर भी किसी न किसी कोने में जिंदा रही जाती है। और यही इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक सच है कि उन 3 दिनों में हिंदू और मुसलमान दुश्मन बन गए थे। सोचिए, सिर्फ 3 दिन। जो लोग सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोस्त थे, साथ में काम करते थे, वो सिर्फ 72 घंटों में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। सच है, नफरत की रफ्तार बहुत तेज होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, तमस सिर्फ अंधेरे की कहानी नहीं है। ये उन छोटी छोटी रोशनियों की भी कहानी है, जैसे किसी प्यासे को पानी पिला देना या किसी डरे सहमे इंसान को अपने घर में छिपा लेना। उस जहरीले माहौल में ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये उस नफरत के खिलाफ एक तरह की बगावत थी, एक विद्रोह था। हिंसा का शोर हमेशा नहीं रहता। एक वक्त आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये कैसी शांति होती है? क्या ये सच में अमन होता है? चलिए देखते हैं कि इस खामोशी के पीछे की असलियत क्या थी। जब तक शहर पूरी तरह जलकर तबाह हो चुका होता है, तब जाकर फौज आती है, आगे बुझा दी जाती हैं, सड़कों पर पहरा लग जाता है और एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये अमन चैन वाली शांति नहीं है। ये जख्मों पर मरहम नहीं, बल्कि ताकत के दम पर थोपी गई एक खामोशी है। और जो लोग इस आग में जलने से बच गए, उन्हें रिफ्यूजी कैंपों में ठूंस दिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन उनके दिलों में ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं जो शायद अब कभी नहीं भरेंगी। उनके घर, उनकी दुकानें, उनकी पहचान, सब कुछ तो जलकर राख हो चुका है। अब ये शहर एक जिंदा शहर नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहां हर कोई बस अपने अपने नुकसान का मातम मना रहा है। और ये सब कुछ, ये पूरी तबाही, ये मातम, ये टूटे हुए रिश्ते, ये सब किसके लिए हुआ? सिर्फ एक जानबूझकर लगाई गई चिंगारी का नतीजा था ये सब। एक आदमी के लालच और कुछ लोगों की सत्ता की भूख ने न जाने कितनी अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या तमस सिर्फ 1947 का एक किस्सा है, या फिर आज के दौर के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी? ये नॉवेल हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे समाज का जो ताना बाना है वो कितना नाजुक है, और नफरत की राजनीति उसे तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि उस पहली चिंगारी को पहचानना और उसे एक बड़ी आग बनने से पहले ही बुझा देना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।